हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टुडे इज डे 4 ऑफ अवर लेक्चर सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ जो भी वेरियस एग्जाम्स में आए थे वो डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू डोंट गेट अननोटिफाइड ऑफ एनी वीडियो और एनी अपडेट। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डाल दिए गए हैं। डू कनेक्ट विद अस ऑन देम एंड कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक की डिस्कशन के लिए जो प्लेलिस्ट हैं वो भी डाल दी गई हैं। डू चेक देम आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का अपना सेशन। तो सबसे पहले आज हम कौन सी पजल देखेंगे? आज हम देखेंगे शेड्यूलिंग पजल, जो चाहे तो क्लरिकल एग्जाम हो या पीओ का एग्जाम हो, ज़रूर ही पूछी जाती है। आजकल आईबीपीएस से थोड़ा सा लेवल जो है वो ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है हमारी फर्स्ट पजल का। आपको 4 मंथ दिए गए हैं और 8 पर्सन्स दिए गए हैं, जो कि और 2 डेट्स दी गई बताई गई हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग की डेट्स हैं। नो 2 पर्सन्स ज्वाइन ऑन द सेम डे, ईच ऑफ देम ज्वाइंस इन द सेम ईयर। तो जब मंथ्स दिए हों, 2 डेट्स दी हों और लोग दिए हों, तो क्या हम इसका पैटर्न बनाएंगे? ठीक है, यहाँ पे हम अपने मंथ्स लिखेंगे। यहाँ पे हम अपने मंथ्स लिखेंगे और यहाँ पे हम अपनी डेट्स को रखेंगे, so that this box represent 10th of January, this box represent 21st of January and so on। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इन महीनों में कितने दिन होते हैं? 31, 28, 29, अगेन 31 एंड 30। 4 महीने हैं, 8 लोगों का हमने सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उसने डायरेक्टली बोल दिया डी ज्वाइंस ऑन 10th of March, तो डी आ गया यहाँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1 पर्सन ज्वाइंस बिटवीन डी एंड एच, तो वो मेरा एच यहाँ भी हो सकता है और मेरा एच यहाँ भी हो सकता है। नेक्स्ट बोलता है सी ज्वाइंस जस्ट आफ्टर ए बट नॉट इन द सेम मंथ, मतलब अगर ए यहाँ है तो सी यहाँ होगा डेफिनेटली, बिकॉज अगर तो ए यहाँ होगा तो उसके नेक्स्ट अगर सी ने ज्वाइन किया तो वो सेम मंथ में आ जाएंगे। बट उसने हमें ऐसा करने से मना कर दिया है, ऐसा करने से मना कर दिया है। अब देखो, मैं अगर सेम अरेंजमेंट नीचे भी बना लूँ, बिकॉज मेरी 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। इस पॉसिबिलिटी में सपोज करो मैं एच को यहाँ लेके चल रही हूँ, तो इसमें मैं एच को यहाँ लेके चलूँगी। ठीक है, ये मेरी आ गई पॉसिबिलिटी 1, ये मेरी आ गई पॉसिबिलिटी 2। दिस इज जनवरी, फरवरी एंड मार्च एंड अप्रैल। यहाँ पे मेरा डी आया, यहाँ पे मेरा सी एच आया। मुझे बोला सी ज्वाइंस जस्ट आफ्टर ए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेरा एच यहाँ पे आएगा तो मेरा ए यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा। इसके अकॉर्डिंग मेरा ए यहाँ आएगा तो सी यहाँ आएगा, बिकॉज ए और सी जो है वो एक ही मंथ में नहीं बिठा सकते। नेक्स्ट बोल रहा है ई ज्वाइंस इन द सेम मंथ विच हैज़ ओनली 30 डेज। उसने मुझे यहीं पे बता दिया ई ज्वाइंस इन द मंथ विच हैज़ ओनली 30 डेज, तो 30 डेज इसमें है तो मेरा ई यहाँ आ गया और यहाँ पे ई यहाँ पे आ गया, बिकॉज अप्रैल हैज़ 30 डेज। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2 पर्सन्स ज्वाइन बिटवीन एफ एंड बी। इसकी अगर हम बात करें तो एफ बी की पोजीशन जो है मुझे ये मिलेगी, बिकॉज उसके बीच में 2 पर्सन्स बैठे हैं और यहाँ पे भी एफ और बी यहाँ और एफ और बी यहाँ, बिकॉज एफ और बी के बीच में 2 पर्सन जो हैं वो बिठाए जाने हैं। उसके बाद बोलता है जी डज नॉट ज्वाइन इन जनवरी। जी जनवरी में नहीं बैठता। जी के लिए मेरे पास एक ही स्पॉट बचा है जो कि यहाँ बचा है, और अगर मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो जी के लिए मेरा एक ही स्पॉट बचा है जो यहाँ बचा है, जो कि मेरे गिवन मुझे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग गलत है। मतलब मेरा फर्स्ट पॉसिबिलिटी गलत हो करके मेरा जो राइट अरेंजमेंट है वो ये आएगा। सो यू सो ईजी नहीं था बट डिफिकल्ट भी नहीं था सॉल्व करने के लिए। अब जहाँ तक एफ और बी की बात है, मुझे स्टेटमेंट में दिया गया है 2 पर्सन्स ज्वाइन बिटवीन एफ एंड बी, तो मुझे नहीं पता कि बी ने पहले ज्वाइन किया है या एफ ने पहले ज्वाइन किया है। तो इनका पॉसिबिलिटी का केस है कि बी और एफ यहाँ भी बैठे हो सकता है, बी और एफ यहाँ भी बैठा हो सकता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु जॉइन्स ऑन 10th ऑफ जनवरी, तो 10th ऑफ जनवरी किसने स्टार्ट किया, किसने ज्वाइन किया? एफ और बी ने, दोनों में से किसी ने। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? इट विल बी माई 5th ऑप्शन विच इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे, विच इज हाउ मेनी पर्सन्स ज्वाइन आफ्टर सी इज ज्वाइनिंग डेट। सी जो है वो 10th ऑफ फरवरी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो 5 पर्सन्स आर ज्वाइनिंग आफ्टर सी इज ज्वाइनिंग डेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन सी एंड एच ज्वाइनिंग डेट। सी की ज्वाइनिंग डेट ये है, एच की ज्वाइनिंग डेट ये है, तो 1 2 and 3, तो 3 persons विच विल बी माई ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट डज ई ज्वाइन। ई ने कब ज्वाइन किया? 21st of April विच इज माई ऑप्शन नंबर 3। क्या आंसर आएगा? 21st of April। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन जीज ज्वाइनिंग डेट। हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिफोर जीज ज्वाइनिंग डेट? 1 2 3 4 and 5, तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या है मेरा? 5 persons। तो आपने देखा हमने एक पजल उठाई, उसके 5 के 5 क्वेश्चंस कर दिए। टाइम देख लो हमने कितनी जल्दी इस पजल को सॉल्व किया है, और अगर आप भी इसी स्पीड से अपनी पजल को सॉल्व करते हैं तो यू विल बी एबल टू स्कोर 35 out of 35 इन योर बैंकिंग एसोसिएट एग्जाम। ठीक है, अपनी स्पीड को एनहांस करिए, हमारी वीडियोस को देखिए, टेक्निक्स को जानिए कि कैसे स्पीड को एनहांस किया जाता है। अपनी एक्यूरेसी पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं 2 पॉसिबिलिटीज ना बना करके एक ही केस बनाती तो डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होता, इतना तो आप सबको पता होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इनइक्वालिटी, जो हमने पहले भी सॉल्व की है। वी विल डू दैट अगेन टुडे। तो स्टेटमेंट आपके सामने है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। फर्स्ट कंक्लूजन जो है उसके अकॉर्डिंग आई शुड बी ग्रेटर देन डी, एंड सेकेंड कंक्लूजन के अकॉर्डिंग एल शुड बी ग्रेटर देन यू। आई और डी की अगर मैं बात करती हूँ, आई इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड डी इज प्रेजेंट इन द सेकंड स्टेटमेंट। सो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ज्वाइनिंग फैक्टर ढूंढना है जिससे मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ सकती हूँ। मुझे मिल गया टी। ठीक है, तो टी, आई जो है वो टी से छोटा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, आई इज लेस देन टी एंड टी इज इक्वल्स टू यू एंड इज लेस देन डी। तो आई और डी के बीच में क्या यही रिलेशन है जो रिलेशन मुझे यहाँ दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखो, आई जो है वो डी से छोटा है और मुझे कंक्लूजन में क्या पूछा गया है? आई डी से बड़ा है। दैट मीन्स मेरा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो गलत है। सेकेंड कंक्लूजन मुझे ढूंढना है एल और यू के बीच में, तो एल और यू के बीच में अगेन मेरा ज्वाइनिंग फैक्टर टी रहेगा। तो एल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी एंड इज इक्वल्स टू यू। तो एल और यू के बीच में मेरा क्या रिलेशन बना? एल इज ग्रेटर देन यू विच कंक्लूजन 2 इज सैटिस्फाइंग। तो मेरा आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स भी लिखिए, जो भी आप साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं, और आप बताइए हमें कि आपने मुझसे पहले सॉल्व किया या नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने इनइक्वालिटी के, विच इज अगेन एन इनइक्वालिटी क्वेश्चन। फर्स्ट कंक्लूजन में मुझे रिलेशन ढूंढना है यू और डी के बीच में। तो पहला और दूसरे स्टेटमेंट में यू और डी को जोड़ना है, तो मेरा ज्वाइनिंग फैक्टर मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे दिखाई दे रहा है आई। I is equals to Q is greater than or equals to U, and according to the second statement, जब आप एक स्टेटमेंट को उल्टा करते हैं तो सारे के सारे जो उसके साइंस हैं वो भी रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से मेरा U और D के बीच में क्या रिलेशन निकला? दैट D is greater than or equals to U. Is that given in my conclusion 1? Yes it is. तो मेरा conclusion 1 क्या हुआ? सही। दूसरे conclusion की अगर मैं बात करूँ तो मुझे Q और T के बीच में ढूंढना है, तो कहाँ से ढूंढूंगी? Q और T। अगेन I जो है वो मुझे बताएगा मेरा आंसर। ये आ गया मेरा रिलेशन Q और T के बीच में। जब इन दोनों के बीच में ऑपोजिंग साइंस वाले सिग्नल्स आ गए तो Q और T के बीच में क्या आएगा? नो रिलेशन फॉलोज। दैट मीन्स इसमें भी मेरा कंक्लूजन 1 ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अगेन एन इनइक्वालिटी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मुझे बताना है टी और एम के बीच का रिलेशन, और मुझे सेकेंड ऑप्शन में भी टी और एम ही दिए गए हैं। तो टी और एम के बीच में हम पहले ढूंढेंगे ऊपर से कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या आएगा। तो मैं अगर सेकेंड स्टेटमेंट देख पा रही हूँ दैट टी इज इक्वल्स टू आई लेस देन और इक्वल्स टू एस लेस देन और इक्वल्स टू एम, ये मुझे दिया गया है। यहाँ से मेरा रिलेशन निकलता है दैट टी इज लेस देन और इक्वल्स टू एम। तो मेरे कंक्लूजन में फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है, एक में लेस देन है एक में इक्वल्स टू है, तो मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो दोनों अल्फाबेट्स हैं दे आर सेम, लेफ्ट के भी और राइट के भी। तो ये केस मेरा किसका बनता है? ईदर 1 और 2 का। ठीक है ना, समझ आ गई होगी आई होप सबको, डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी इनइक्वालिटी की है। अब इस क्वेश्चन में देखो अल्फाबेट्स ना यूज करके आपको नंबर्स दिए गए हैं। आपको लिटरली नहीं लेना कि 40 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 41 कैसे हो सकता है, बस दिस हैज बीन गिवन, इसको आप फिक्स समझो और इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करो। सबसे पहले मुझे किस किस के बीच में दिया गया है, 39 और 42 के बीच में, तो मैं अपनी स्टेटमेंट्स देखूंगी मैं उनको कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट देखूँ तो वहां पे 39 है, और अगर मैं अपनी थर्ड और फर्स्ट स्टेटमेंट देखूं तो मेरे पास 42 प्रेजेंट है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे उन दोनों को जोड़ना कैसे है। देखो 39 40 के इक्वल है, देखो 39 जो है वो 40 के इक्वल है, 40 जो है वो 41 से इक्वल्स टू और ग्रेटर देन है। देन वी विल गो टू 42, ठीक है। 42 के बाद हमें इसके बीच में ही तो रिलेशन चाहिए, 39 और 42 के बीच में, तो क्या रिलेशन मिल रहा है मुझे, 39 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 42, तो मेरा जो कंक्लूजन 1 है वो सही हुआ। दूसरे कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो मुझे चाहिए 41 और 44 के बीच में, तो अगर मैं पहले और दूसरे स्टेटमेंट को देखती हूं तो 41 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 42 एंड विच इज इक्वल्स टू 44, तो मेरा 41 इज ग्रेटर देन 44, ये जो है मेरा सेकंड कंक्लूजन निकला। और मुझे कंक्लूजन में ये नहीं दिया गया था तो मेरा ये कंक्लूजन गलत हुआ, तो क्या आंसर आएगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं आपको करवा रही हूँ तो मैंने पहले से ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉल्विंग देम विद यू राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बस। नेक्स्ट पजल है, अगेन आज मैंने पजल्स डाली हैं आपके लिए। नेक्स्ट पजल जो है वो एक स्क्वायर टेबल के सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है। देखते हैं फास्टली आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ठीक है। खुद को एनालाइज करो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पहुंची है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 8 persons are sitting around a square table such that 4 persons are sitting on the corners while rest are sitting in the middle of each side। तो एक स्क्वायर टेबल दिया गया है, 4 लोग कॉर्नर्स पे बैठे हैं और 4 लोग मिडल पे बैठे हैं, ओके। मिडल में बैठे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस क्वेश्चंस में, यहाँ तो आपको दिया गया हो सकता है कि जो कॉर्नर्स वाले हैं वो इनसाइड या आउटसाइड बैठे हैं और जो मिडिल वाले हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, या सारे के सारे टुवर्ड्स द सेंटर बैठे हैं, या सारे के सारे अवे फ्रॉम द सेंटर बैठे हैं। तो पहली मेरी जो स्टेटमेंट है वो बोलती है कि कृति सिट्स ऑपोजिट टू वन हु सिट्स एडजेसेंट टू विजय। अब इस क्वेश्चन में देखो मुझे क्या करना होता है, मुझे सबसे पहले किसी एक पर्सन की ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जो कि फिक्स हो, मुझे पता हो यहाँ तो वो कॉर्नर में बैठा है, यहाँ तो वो मिडल में बैठा है। और अगर मुझे नहीं पता तो मैं 2 पॉसिबिलिटीज लूंगी, एक में उस पर्सन को मिडल में बिठाऊंगी, एक में उस पर्सन को कॉर्नर में बिठाऊंगी, एंड आई विल क्वेश्चन सॉल्व द होल क्वेश्चन इन बोथ द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो मुझे दिख रहा है दैट विजय सिट्स एट अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। विजय जो है वो किसी कॉर्नर में बैठा है स्क्वायर के, तो मैंने एक कॉर्नर पकड़ा, मैंने विजय को वहां पे प्लेस कर दिया। अब विजय के अराउंड जो भी स्टेटमेंट्स हैं आप उनको फाइंड आउट करो, विच इज कृति सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू विजय। अब विजय यहाँ पे है तो हो सकता है कृति यहाँ पे हो, बट हो सकता है एडजेसेंट पे ये भी बैठा है और ये भी बैठा है। तो उसने बोला कि कृति किसके ऑपोजिट बैठी है, जो विजय के एडजेसेंट बैठा है, तो हो सकता है कृति यहाँ पे बैठी हो या यहाँ पे बैठी हो। जब मेरी 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, आपको कुछ सोचना नहीं है, ड्रॉ अनदर डायग्राम एंड मेक द पॉसिबिलिटीज देयर। यहाँ पे मेरा विजय जो है वो फिक्स है, विजय मेरा फिक्स रहेगा। अब मुझे अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो कृति यहाँ पे बैठेगी, अगर इसकी बात कर रही हूं तो कृति यहां पे बैठेगी, ये मेरी फिक्स हो गई। आप ये मत सोचना पॉसिबिलिटीज बनाने से आपका टाइम वेस्ट होता है, बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटीज बनाने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व जो है वो किया जा सकता है। कृति सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू विजय। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम कौन सी पकड़ेंगे, 1 person सिट्स बिटवीन विजय एंड विनीत। उसने बोला 1 person सिट्स बिटवीन विजय एंड विनीत, तो विनीत मेरा यहाँ पे भी बैठा हो सकता है, विनीत मेरा यहाँ पे भी बैठा हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। किरण इज नीदर एडजेसेंट टू विजय नॉर ऑपोजिट टू विकास। मुझे बोला गया है 1 person सिट्स बिटवीन विजय एंड विनीत, तो
अगर मैं विनीत को यहाँ बिठा देती हूँ, अगर मैं विनीत को यहाँ बिठा देती हूँ तो मुझे आगे बोला गया है कोमल, ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखो, कोमल सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ विनीत। तो क्या यहाँ पे कोमल बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे कृति बैठी हुई है, तो यहाँ से विजय हट गया। यहाँ पे अगर मैं विजय बिठाती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगी? कोमल। आगे की अगर स्टेटमेंट आप देखो दैट किरण सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ विवेक हु सिट्स एट अ कॉर्नर। अगर विवेक यहाँ बैठता तो मेरी किरण कहाँ आती? यहाँ पे, वो उसके राइट पे है, अगेन यहाँ पे नहीं आ सकती। तो अगर मैं विवेक को यहाँ बिठाती हूँ तो मेरी किरण कहाँ आएगी? मेरी किरण आएगी यहाँ पे। तो उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल दिया दैट किरण इज नीदर एडजेसेंट टू विजय नॉर ऑपोजिट टू विकास। यहाँ पे विजय के एडजेसेंट आ गई, मतलब मेरा ये वाला जो केस था वो बिल्कुल गलत हो गया। मेरे सारे के सारे जितने भी मैंने पॉसिबिलिटीज, मतलब जो भी अरेंजमेंट किया था वो मेरा गलत हो गया, बिकॉज उसने रिजेक्ट कर दिया मेरी स्टेटमेंट्स ने। अब उसके बाद देखो, वो मुझे अब फिर से स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और इस पॉसिबिलिटी में ट्राई करते हैं। मुझे बोलता है विजय और विनीत के बीच में एक बंदा है, अगर मैं विनीत को यहाँ बिठाऊं, विनीत को यहाँ बिठाती हूँ तो कोमल सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ विनीत, तो कोमल यहाँ बैठेगी। अगेन अगला स्टेटमेंट है दैट विजय सिट्स एट विजय नहीं, किरण सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ विवेक हु इज सिटिंग एट अ कॉर्नर। अगर विवेक को यहाँ बिठाती हूँ तो किरण को यहाँ आना चाहिए जो कि जगह नहीं है, यहाँ बिठाती हूँ तो यहाँ आना चाहिए जो कि जगह नहीं है। मतलब मेरा विनीत और कोमल यहाँ पे अरेंज नहीं होंगे, बल्कि विजय और विनीत के बीच में जो मेरा रिलेशन था, सिटिंग अरेंजमेंट था, वो यहाँ का आएगा। तो विनीत यहाँ आया तो कोमल कहाँ आएगी? उसके लेफ्ट पे बैठी है तो यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट उसने बोला है दैट विवेक कॉर्नर पे बैठता है और किरण उसके राइट पे बैठती है। तो ऊपर जैसे हमने देखा था विजय और किरण आपस साथ में नहीं बैठेंगे, तो यहाँ पे आएगा मेरा विवेक और यहाँ पे आएगी मेरी, क्या आएगी? मेरी किरण। अब मेरे पास दो बच गए। किरण इज नाइदर एडजेसेंट टू विजय नॉर ऑपोजिट टू विकास। विजय और विकास के ऑपोजिट नहीं आ रही, मतलब मैंने सही बनाया है। कार्तिक इज नॉट एडजेसेंट और ऑपोजिट टू हुम? टू विनीत। कार्तिक जो है वो विनीत के पास भी नहीं बैठेगा, ऑपोजिट भी नहीं बैठेगा, मतलब मेरा जो कार्तिक है वो यहाँ बैठेगा और यहाँ पे कौन बैठेगा? जो भी रिमेनिंग पर्सन है विच इज विकास। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट जो था वो बन गया। हमने देखा हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनी, 2 इसमें, जो हमने एक एक करके रूल आउट कर दी। अब क्वेश्चन देखो, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कृति? कृति यहाँ बैठी है तो कृति के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? 1, 2 and 3 विच इज विजय। माई ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ विकास? विकास मेरा कहाँ है? यहाँ पे, तो इमीडिएटली लेफ्ट पे कौन बैठा है? किरण, which is my option number 4. Who sits opposite to विजय? विजय के ऑपोजिट कौन बैठा है? विजय के ऑपोजिट बैठा है विवेक, which is my option number what? Option number 5. नेक्स्ट में मुझे वो बोलता है find the odd one out. odd one out में 1 सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। ओके, मेरे कुछ उसमें से ऑप्शंस कट गए हैं, विजय, किरण, विवेक, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। बट जो भी होगा, या तो वो कॉर्नर वाला अरेंजमेंट दिया गया होगा, कॉर्नर वाले 4 इंसान दिए गए होंगे, या तो मिडिल वाले दिए गए होंगे, और एक जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला दिया गया होगा जो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ विकास? विकास रहा ये, तो विकास के सेकंड राइट पे कौन बैठा है? विजय बैठा है, तो विच इज माई ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने एक शेड्यूलिंग पजल की, कुछ क्वेश्चंस हमने इनइक्वालिटी के किए और एक हमने सिटिंग अरेंजमेंट किया विच वाज नॉट ऑफ एन इजी लेवल, बट अगेन ये हमारे पुराने पेपर्स में आया हुआ है, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड इट विद यू। अगर आज के लेक्चर में कोई आपको डाउट रहता है या कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो सो यू कैन कॉमेंट ऑन अवर कॉमेंट बॉक्स और टेक्स्ट करके पूछ लो, वी विल सॉल्व योर क्वेरी। तो बाकी की वीडियोस जो भी हमने पोस्ट करी हुई हैं, प्लीज़ डू वॉच देम, नॉलेज गेन ही होगी, उनको देखने से कम नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।